अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। गाज़ा और इसराइल की वॉर को शुरू हुए 15 रोज़ हो चुके हैं और एस्केलेशन रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और गाज़ा के लोगों के खिलाफ तकरीबन रोज़ ही वॉर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं इसराइल की तरफ से। और दुनिया भर में एनालिस्ट का यही ख्याल है, यही मौजू बहस है इस वक्त कि क्या गाज़ा की वॉर जो है वो स्पेल आउट तो नहीं हो जाएगी? क्या अरब के कंट्रीज़ जो उसके नेबरिंग हैं डिफरेंट, वो इस वॉर के अंदर कूद तो नहीं पड़ेंगे? और अगर ऐसा होगा तो फिर इसराइल के हक में भी यूएस और दीगर जो वेस्टर्न एलाइज़ हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, वो भी इसके अंदर हिस्सा लेने पे मजबूर तो नहीं हो जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो फिर वही खदशा कि क्या गाज़ा की जो ये वॉर है, ये वर्ल्ड वॉर 3 का शाखसाना तो नहीं बनने वाली? तो ये सारी चीज़ें इस वक़्त मौज़ूए बहस हैं अक्सर एनालिस्ट के यहाँ। और हम यही जायज़ा लेना चाह रहे हैं कि अगर गॉड फ़ॉरबिड कि ये वॉर जो है स्पेल आउट हो जाती है, तो फिर मंज़रनामा क्या होगा दुनिया का? पहले तो हम कुछ न्यूज़ फ़ॉलो करते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है। बाइडेन ने इज़राइल का दौरा किया कुछ ही दिन पहले, और उसमें उसने इज़राइल को कहा, तंबीह तो दी कि वॉर को जो है गाज़ा के अंदर जो है ह्यूमैनिटेरियन एड को बंद ना करो, वरना बहुत बुरे हालात हो जाएँगे। और अरब वर्ल्ड जो है वो इतना एग्रीवेट हो जाएगा कि वो इसकी वॉर के अंदर एंटर हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है नेतन्याहू ने उसकी कोई बात नहीं मानी, लेकिन उसके बावजूद भी बाइडेन ने वापस आकर यूएस नेशन को मुखातिब करते हुए ये बोला कि इज़राइल और यूक्रेन दोनों को सपोर्ट करना यूएस का जो है ना वाइटल सिक्योरिटी नीड है। और इसके लिए उसने कांग्रेस से बिलियंस ऑफ डॉलर्स और भी मज़ीद माँग लिए हैं। तो इस वक़्त अगर आप फ़ॉलो कर रहे हो यूक्रेन की वॉर को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यूक्रेन की वॉर में भी ज़ेलेंस्की को काफ़ी पसपाई का सामना हो रहा है। और ये ऐसी खबरें सामने आई हैं कि यूएस ने जितने भी वेपन्स यूक्रेन को की इमदाद में भेजे हैं, वो सब पुराने और यूज़्ड वेपन्स थे, और जिनकी जो एफिशिएंसी है वो रशियन वेपन्स और इक्विपमेंट्स के मुकाबले में बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से बिल्कुल भी कोई खातिर ख्वाह जो है कामयाबी ज़ेलेंस्की और उसकी फ़ोर्सेस को नहीं मिल रहा। और ये भी हो सकता है कि वहाँ पे एक हारती हुई जंग को के ऊपर पर्दा डालने के लिए यूएस जो है उसने ये मौके को गनीमत जाना है कि अब हम इसराइल के फ्रंट पे और गाज़ा के फ्रंट पर आ जाते हैं, और सारी न्यूज़ और सारा मीडिया जो है उसका फ़ोकस यूक्रेन की तरफ से ज़ीरो हो गया और सब का सब गाज़ा और इसराइल वॉर की तरफ आ गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको यहाँ पर भी कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी मिलेगी, बिकॉज़ ऑफ़ द रीज़न कि ना तो सिर्फ़ ये कि हिज़्बुल्लाह ने लेबनान के फ्रंट से नॉर्थ ऑफ़ इज़राइल के अंदर पे दर पे हमले शुरू कर कर रखे हैं, और मिसाइल्स की फायर्स और मतलब मुस्तकिल उनकी इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग उधर की है कि इज़राइल ने अपने 4 किलोमीटर के एरिया जो पूरा बॉर्डर के साथ है, उसको इवैक्यूएट करवा दिए, वहाँ पे से सेटलमेंट्स खाली करवा दिए हैं। और वहाँ पर उनकी काफ़ी जंगी नफरी टैंक्स वगैरह उनको वहाँ पे इकट्ठे होना पड़ा। यानी कि टू टू जो फ्रंट्स वॉर इस वक़्त जो है उनको लड़नी पड़ रही है इज़राइल को। और ज़ाहिर है उस वजह से तकरीबन आधी फ़ौज जो है नॉर्दर्न फ्रंट पर आ जाएगी, और आधी फ़ौज जो है वो ये गाज़ा के फ्रंट पर आनी पड़ेगी। और यही खबरें हैं कि 3 लाख के करीब रिज़र्विस्ट हैं इज़राइल के, जो कि दुनिया भर में फैले हुए हैं यहूदी लोग। उन सबको इन्होंने बुलाया है वापस, और बहुत तादाद में लोग अंदर आ भी गए हैं वापस इस जंग के लिए। लेकिन वो सब रिज़र्विस्ट जो हैं वो बिल्कुल अनट्रेन्ड हैं, और अगर अर्बन वॉरफेयर के लिए यानी गाज़ा के अंदर उन्होंने रिज़र्विस्ट को जो है दाखिल करवाया इज़राइली फ़ौज ने, तो फिर वो बहुत बुरी तरह से पिटेंगे, क्योंकि हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो बहुत ट्रेन्ड हैं, और स्पेशली वो उनका अपनी नेबरहुड होगा, चाहे वहाँ पे बिल्डिंग्स मसमार हुई हुई, चाहे बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन अपर हैंड और अपर एज जो है वो हमास के लीडर्स के पास होगी। तो ना सिर्फ हिज़्बुल्लाह की वहाँ से जो है हमले हो रहे हैं नॉर्थ से, बल्कि टर्की ने अपना बहरी बेड़ा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली पॉडकास्ट
पॉडकास्ट में कि टर्की ने भी अपना बहरी बेड़ा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में उतार दिया है यूएस के बहरी बेड़ों के मुकाबले में। और ये मैं आपको ये जो शेयर कर रही हूँ, ये यूएस के जो पेंटागन है उसके ये रिप्रेजेंटेटिव है। उन्होंने बोला कि यूएस की नेवी शिप्स जो कि यमन के करीब से गुजर रही थी, उनको मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स यानी यमन की तरफ से पड़े, क्योंकि आपको पता है कि यमन में भी एक शिया मलेशिया हूती के नाम से मलेशिया तो नहीं है, वो तो वहाँ के रहने वाले कदीम लोग हैं, कदीम कबीला है, लेकिन वो भी ईरान के एलाइज हैं। और उन्होंने भी अपने गुस्से का इजहार इस तरह किया है कि उन्होंने रॉकेट्स फायर किए हैं यूएस की नेवी शिप्स को जो कि यमन के करीब से गुजर गई रही थी। दैट मीन्स कि यमन ने भी इस बात का इंदिया दे दिया है कि वो भी इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार है। और आपको पता है यमन इतना क्रूशल क्रूशल पॉइंट के ऊपर मौजूद है जियो स्ट्रेटेजिकली। अगर आप देखें कि अगर यहाँ से बाबल मंदब को वो ब्लॉक कर देता है यमन अपने इस रास्ते को, तो फिर दुनिया भर की जो क्रूड ऑयल की तरसील है जो कि पूरे यहाँ से रेड सी से गुजरते हुए और यूरोप और उसके बाद आगे चल के अमेरिका को भी जाती है, वो सबकी सब ब्लॉक हो सकती है। सो यमन का तो इस वॉर में कदम रखना बहुत ही खतरनाक है। और आपको पता है कि सिर्फ तेल की तरसील नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी जो है, जो कि चाइना से गुड्स आते हैं, जो कि आगे मतलब वियतनाम, हांगकांग, ये तमाम कंट्रीज जो आगे गुड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वहाँ से जो गुड्स आते हैं वो सबके सब यहाँ से गुजर के यूरोप और अमेरिका को सप्लाई होते हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम जेपरडाइज हो सकता है सिर्फ यमन की एक छोटी सी शरारत से। और जो बात मैं एम्फसाइज करना चाह रही हूँ वो ये है कि आज का दौर जो है वो वैसा नहीं है जैसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1948 में जबकि इसराइल का वजूद हुआ था। उस वक्त जो मुस्लिम कंट्रीज थी, अरब कंट्रीज स्पेशली, जिनमें इजिप्ट और ये सीरिया और इवन इराक और जॉर्डन और सऊदी अरब और ये सब लोग जो हैं, इन्होंने काफ़ी दफ़ा मिल करके इसराइल की तरफ के साथ जंगें की, उन्होंने कोशिश की इसराइल को ख़त्म करने की और फ़लस्तीन को आज़ाद करने की, लेकिन वो हर जंग में नाकाम होते रहे, क्योंकि उस वक्त ये सारे मुल्क मुल्क जो थे इनको नई नई आज़ादियाँ मिली थी और ये इनके अंदर अपने ही पॉलिटिकल अपहीवल्स चल रहे थे। और गो कि इनके अंदर जज्बा बहुत था फ़लस्तीन की मदद करने का और फ़लस्तीन को सहूनी जो इस ऑक्यूपेशन से आज़ाद करने का, लेकिन उनकी जो मिलिट्री पावर थी वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर थी। और जो मिलिट्री माइट और पावर और टेक्नोलॉजी जो ब्रिटेन और फ्रांस और इनके दूसरे जो एलाइज हैं उनकी तरफ से इसराइल के पास मुंतकिल हुई भी थी, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। सो ये सब सिलसिला जो है उसमें इनको मुसलमानों को हमेशा नाकामी हुई। लेकिन आज का दौर क्या वैसा ही है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आज का वक्त ऐसा आ गया है जिसमें जो ये मुसलमान कंट्रीज है, ये जो मैंने आपको लिस्ट बना के दी हुई, इसमें से ये जो पहले तीन है पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट, ये तो दुनिया की जो टॉप 15 मिलिट्रीज हैं उनके अंदर ये शामिल होते हैं। और ईरान और सऊदी अरब की मिलिट्रीज भी कुछ कम नहीं है। सो लाइक पाकिस्तान जो है वो 145 कंट्रीज में से 7th की रैंकिंग पे आता है और 17 लाख से ज़्यादा जो फौजी इसके पास रेडी हैं। इसके पास 360 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं और 90 इसके पास अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। और इसी तरह टर्की जो है 11th आउट ऑफ 145 रैंकिंग पे आता है। 7,75,000 इसकी पास रेडी आर्मी खड़ी हुई है और इसके पास जो फाइटर जेट्स हैं वो 200 से ज़्यादा हैं। इजिप्ट 14th नंबर पे आ रहा है रैंकिंग में और इसके पास 12,20,000 फौजी हैं और फाइटर एयरक्राफ्ट 245 और अटैक एयरक्राफ्ट जो हैं वो 88 हैं, विच इज़ अ बिग बिग नंबर। और ईरान जो है वो 17th नंबर पे आ रहा है, 10 लाख से ज़्यादा इसके पास फौज है, फाइटर एयरक्राफ्ट 196 हैं और अटैक एयरक्राफ्ट 23 हैं। सऊदी अरब जो है 22nd नंबर पे आ रहा है रैंकिंग के हिसाब से 3.5 लाख इसके पास फौजी हैं, 283
फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं और 81 अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। सो ये इतने ज़्यादा इनके पास फायर पावर और अटैक पावर है कि अगर ये तमाम मुल्क जो हैं 10-10 एयरक्राफ्ट भी अपने चला लें एक दिन में, तो इसराइल का जो है वो मतलब ईंट से ईंट बजाई जा सकती है और इसका उसका वही हशर किया जा सकता है जो इस वक्त इसराइल जो है गाजा का हशर कर रही है। सो दिस इज द थिंग कि अब वो हालात नहीं है जो 1948 के हैं, और अब अगर वॉर स्पेल आउट होती है तो फिर खतरा जितना मुसलमान कंट्रीज को है, जितना फ़लस्तीन को है, जितना गाजा को है, उतना ही ज़्यादा खतरा जो है ये इजराइल को भी है और उसके एलाइज को भी हो। तो स्पिल आउट अगर होता है ये वॉर, तो फिर यूएस के लिए, इजराइल के लिए और वेस्टर्न ममालिक जो कि पहले ही मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जंगें हार चुके हैं। इराक की वॉर इन्होंने हारी, इनको पसपाई करनी पड़ी। अफगानिस्तान की जंग अभी हार के ये लोग निकले हैं पाकिस्तान के हाथों और अफगानिस्तान के हाथों। सीरिया की जंग से इनको हार के निकलना पड़ा, लीबिया से इनको हार के निकलना पड़ा। सो ये सिर्फ इनके पास अगर कोई लाइक एक्सपर्टीज है तो वो जंगे हारने की एक्सपर्टीज है। यूक्रेन की वॉर में भी इनको ऑलमोस्ट जो है एक हार के ही वो शिकार हैं इस वक्त। तो लिहाजा अगर आप देखो तो मतलब काफी बुरे हालात हैं इस वक्त इन तमाम वेस्टर्न ममालिक के इस मामले में। एक और चीज़ मैं आपको दिखा लूँ, टर्की और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को शेयर करने की बातें हुई हैं 2021 में। उस वक्त काफ़ी शोर मचा वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया मीडिया की तरफ से, और लेकिन तब से ये बात सामने है कि पाकिस्तान और टर्की के बीच में बातचीत हो रही है। टर्की चाहता है कि उसको न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम शेयर करे पाकिस्तान, ताकि वो भी मुस्लिम दुनिया का सेकंड या थर्ड न्यूक्लियर पावर बन जाए। और सऊदी अरब भी कोशिश कर रहा है, उसने भी अभी इसराइल से और यूएस से कहा था कि उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया जाए। तो इस तरह की बातें हैं। और एक और न्यूज़ में इसी सिलसिले में दिखाऊं कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच में डायलॉग्स हुए 2022 दिसंबर में भी, कुछ ही महीने पहले, उसमें भी यही बात हुई कि तुर्की ने कहा कि मुझे अपना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम मेरे साथ शेयर करो। तो अब इस वक्त जबकि ये वॉर की सिचुएशन सामने आ गई है, तो ऐसी न्यूज़ सामने आई हैं कि जिनमें ये मतलब कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन ऐसी न्यूज़ सामने आ रही हैं कि टर्की ने और पाकिस्तान ने आपस में ये बात की है कि अगर ये वॉर स्पिल ओवर होती है और सब ममालिक इसमें मतलब मजबूरन दाखिल उनको होना पड़ता है, तो फिर पाकिस्तान अपने कुछ न्यूक्लियर वॉर हेड्स और फायरिंग सिस्टम जो है वो टर्की को दे देगा जस्ट फॉर शेयरिंग, और वहाँ टर्की जो है उनको यूज़ करेगा इसराइल के खिलाफ। ये जो स्पिल आउट की बात है ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये सिर्फ इसराइल और यूएस और उसके एलाइज के लिए खतरनाक नहीं, बल्कि मुसलमान दुनिया के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि गाजा में तो तबाही हो रही है, वेस्ट बैंक पे तो तबाही होनी है, लेकिन उसके साथ साथ इसराइल और यूएस और उनके एलाइज, इन तमाम मुसलमान कंट्रीज के अंदर भी बहुत ज़्यादा तबाही, बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग करने का उनके पास जो है वो लाइक कैपेबिलिटी है, और ये मतलब बहुत डेंजरस लेवल पर जा सकती है। और ऐसा होगा तो चाइना और रशिया भी इस वॉर से दूर नहीं रह सकेंगे, और आप यही समझ लो कि वर्ल्ड वॉर 3 वाली बात हो जाएगी। सो इट्स रियली अ वेरी डेंजरस गेम, और होपफुली होपफुली हम सब ममालिक जो है वो इसको पीसफुली अगर रिजॉल्व कर लें गाजा के वॉर की इशू को, तो वो सबसे बेस्ट होगा। थैंक यू।